ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करा जा सके उसको हम बोल देते हैं, उस एरिया को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोई भी बॉडी है, करंट कैरिंग बॉडी है, उसके आसपास जो फील्ड होता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी मटीरियल बॉडी है, मटीरियल बॉडी का मतलब क्या है कि जिसका कुछ भी मास है, ऐसी कोई बॉडी है तो वो बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लगाएगी। तो जिस रेंज तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस किया जा सके उतने एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद पेज नंबर 22 पर आइए, इसमें है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उस एरिया में करंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो करंट बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, बस ये चीज़ बोली जाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड due to a given mass is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point, provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field, ठीक है। एक यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी से हम क्वांटिफाई करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, ठीक है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो जो यूनिट मास है, वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। एक मिनट वेट करिए। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, बट नॉट टू अ डीलर, ओनली टू बायर, ठीक है, ओके। नहीं चेक नहीं करवाना, ओनली टू ओरिजिनल बायर, ओके। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, फिर है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फ्री एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर वो फ्री एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास के इक्वल होता है। अब क्या है ना कि टेस्ट मास का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं किसी भी टेस्ट मास की, तो टेस्ट मास का मतलब ये है कि आप किसी भी बॉडी को ले रहे हैं और उसका मास आप क्या रख रहे हैं, यूनिट मास रख रहे हैं, यानी कि 1 किलोग्राम रख रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोई चीज़ रखी, मान लीजिए ये बुकलेट रख दी यहाँ पर, इसको छोड़ दिया, बड़ी तेज़ी से एकदम से नीचे गिरी, तो जब वो नीचे गिर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर एक फोर्स लग रही है, वो बड़ी तेज़ी से इसको खींच रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा बहुत तेज़ फोर्स लग रही है। कहीं पर अगर कम फोर्स लग रही है तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम है, कहीं पर अगर कम फोर्स लग रही है। तो कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक मेजरमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसको इन्होंने बोला है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब, दोबारा बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की ही इंटेंसिटी है एक तरह से, कि कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है। एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फ्री एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फ्री एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन के इक्वल है, एक टेस्ट मास के एक्सेलरेशन के इक्वल है। कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमने इसको बोला टेस्ट मास, तो टेस्ट मास का मतलब है कि ये हो गया 1 किलोग्राम। अच्छा, 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करिए तो वो वैसा एज इट इज ही रहता है। तो अगर F को हमने लिख दिया 1 इंटू ए, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके इक्वल हो गया? फ्री एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास। टेस्ट मास कहीं पर भी लिखा है तो समझ लीजिए 1 किलोग्राम की बात होती है। यूनिट मास 1 किलोग्राम, टेस्ट मास 1 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, आगे चलिएगा। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। अब हमने कहा कि एक बॉडी है, इसका मास है कैपिटल एम। जनरली जो बड़ी बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, तो उनके मास को हम कैपिटल एम लेते हैं। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, full stop, to determine its gravitational field intensity at a point capital P at distance small r from its center O, place a test mass small m which is very very less than capital M at the point P, at the point P। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें हमने क्या करा कि एक बड़ा मास ले लिया,
उस बड़े मास को हमने बोल दिया ये है कैपिटल M। ये है कैपिटल M, ये इस बड़े मास का सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर को हमने बोला O, और फिर हमने बोला कि यहाँ से हमने कुछ दूरी पर एक पॉइंट P मार्क कर लिया, पॉइंट P, और पॉइंट P पर हमने कहा कि यहाँ पर ना एक और मास रखा हुआ है, वो स्मॉल m है, स्मॉल m, पॉइंट P पर एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, और जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया डिस्टेंस को हमने बोल दिया स्मॉल r, ये स्मॉल r डिस्टेंस है। हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल r है। तो देखिएगा उन्होंने बोला प्लेस अ टेस्ट मास स्मॉल m विच इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, ठीक है। तो लेट F वेक्टर विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट मास m, तो ये जो मास यहाँ पर रखा हुआ है इसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये महसूस कर रहा है उसको हमने ये कह दिया कि वो F वेक्टर है। तो हम ये कहेंगे द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन m। ऐसा क्यों भाई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट मास, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट मास, हम हर बार टेस्ट मास तो हो नहीं सकता, तो हम उसको 1 किलोग्राम मास बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी फोर्स है उसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट मास हो जाएगा। पर यूनिट मास या टेस्ट मास मैंने बताया एक ही बात है, ठीक है। इसीलिए ये कहा कि 10 किलोग्राम एप्पल जो है, 10 किलोग्राम एप्पल किसी ने बोल दिया वो 1000 रुपये के हैं, ठीक है। तो यूनिट मास इतना ये अभी तो सस्ते चल रहे हैं, अभी तो नहीं सस्ते चल रहे हैं, 100 में 2 किलो आ रहे हैं, मालूम है कि नहीं भैया। आजकल ना एप्पल खाओ खूब और सेहत बनाओ, 100 रुपये में 2 किलो आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना खा रहे हो उसका डबल खाओ, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है। तो अब जरा देखिएगा, तो 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम कितने का हो गया, 1000 है ना, तो ये 10 नीचे चला गया, ठीक। तो इसी वजह से फोर्स के नीचे मास चला गया। तो जब भी हम यूनिट मास या टेस्ट मास के लिए बात करते हैं तो मास से डिवाइड कर देते हैं, तो वही चीज़ हमको क्या दे देती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ एफ वेक्टर। हमको मालूम है ई वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये भी न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन से। डायरेक्शन अगर डिफरेंट होती तो नेगेटिव साइन लगा होता ना यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, gm1 and 2 अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट मास क्या है, कैपिटल M, यानी कि m1 है कैपिटल M और m2 है स्मॉल m, तो gm अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद E इज इक्वल टू एफ अपॉन m, gmm अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्मॉल m है, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है बता दो, तो डेरिवेशन करें। कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए जी नोट कीजिएगा, सॉरी इसमें देखिएगा, ये तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी कैपिटल की। अब देखिएगा, if the test mass m is free to move, it will move towards the mass capital M with acceleration a under the force capital F, ठीक है। so a is equal to f upon m, a is equal to f upon m। अगर ये मास if it is free to move, अगर इसको कोई फिक्स नहीं कर रखा है तो ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, हम ये कहेंगे भाई इस पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एफ वेक्टर, ठीक है। तो इफ इट इज़ फ्री टू मूव, तो ये फोर्स जब इधर एक्सपीरियंस हो रहा है तो जाकर गिरेगा ना इस बॉडी की तरफ। हमने यही तो बोला कि हम सब का जो बॉडी वेट है और हम सब का जो साइज़ है, ठीक है, और
जो अर्थ का साइज़ है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है ना दूर दूर तक। हम तो चींटी के बराबर है, चाहे वो खली हो, हम तो बहुत छोटे से हैं देखने में, है ना। तो खली तो बहुत बड़ा है, 7 फुट पता नहीं कितने इंच लंबा, बहुत लंबा चौड़ा। तो आप ये देखिएगा कि वो जो है अर्थ के सामने तो वो भी चींटी के जितना ही है। तो हम ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे मासेस हैं उनको बहुत बड़ा मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब कोई इतना ही बड़ा मास हो जाएगा कि अर्थ के जितना ही बड़ा मास या उसके लगभग लगभग आसपास का मास, तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ भी उसको अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ। तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो अब आप ये देखिएगा कि जो छोटी बॉडी होती है, बड़ी बॉडी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये बहुत बड़ी बॉडी है और ये बहुत छोटी बॉडी है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि स्मॉल एम इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एम, ठीक है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जैसे ये ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया, और यहाँ पर हमने इसको भी एफ अपॉन एम लिखा था। तो इसका मतलब जो ये ई है ना, ई को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक्सेलरेशन की ही इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या कि जब हम 1 किलोग्राम मास की बात करते हैं, तो 1 किलोग्राम मास कैसे बना दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया बस, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को कंपेयर करा तो E इज इक्वल टू ए आ गया। Thus the intensity of gravitational field at any point is equal to the free acceleration produced in the test mass when placed at that point। तो फ्री एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ऑफ अ टेस्ट मास। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है gravitational field intensity of earth at any point is equal to the acceleration produced in the freely falling body at that point। अब हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ की। तो ये तो किसी भी बड़ी बॉडी की हमने बात करी, कि कोई चलो बहुत बड़ी बॉडी है उसकी हमने बात करी, पर अब हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अब हमको अर्थ निकालनी है। तो वो जो बहुत बड़ी बॉडी है उस बड़ी बॉडी की जगह अब अर्थ आ जाएगा बस। तो वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। क्योंकि अर्थ के केस में जो एक्सेलरेशन है, अर्थ जो खींचता है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, उसको हम बोलते हैं कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब स्मॉल जी इतने एक्सेलरेशन से खींच रहा है अपनी तरफ। समझ रहे हैं? उसी चीज़ को यहाँ पर बताएंगे कैसे। Gravitational field intensity of Earth at any point is equal to the acceleration produced in the freely falling body at that point। अब है let Earth be a sphere of radius capital R and mass capital M। Suppose a test mass M be placed at a point capital B at distance small r from its center O। According to Newton's law of gravitation, the force of attraction on a test mass M is कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, फिर स्मॉल m तक का जो रेडियस है, मतलब जो डिस्टेंस है, उसको बोल देंगे स्मॉल r। इस पॉइंट को अगेन वैसे पिछली डेरिवेशन जैसा इसको भी बोल दिया। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी E इज इक्वल टू F/m, E इज इक्वल टू F/m, यानी कि फोर्स को m से डिवाइड कर देना। फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसमें डिनोमिनेटर में स्मॉल m आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में स्मॉल m आ जाएगा तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा Gm/r²। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखा था, E इज इक्वल टू Gm/r², सेम है यहाँ तक। But capital Gm/r² is equal to the acceleration due to gravity at the point P. Hence, gravitational field intensity of the Earth at any point is equal to acceleration produced in the freely falling body at that point. ठीक है, for any point on the surface of the Earth, small r is equal to capital R. For any point, for any body on the surface of Earth. For any body on the surface of Earth, small r is equal to capital R. So, capital E सबसे पहले ये सरफेस है, ये सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, स्मॉल g के इक्वल हो जाएगा। देखिए मैंने इसको कैपिटल Gm और कैपिटल R² और यही आपका एक्सेलरेशन फील्ड ग्रेविटी स्मॉल g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अगला टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिएगा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the other। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर इन्फिनिटी पर रखी हुई है, ठीक है, और एक बड़ी बॉडी है, एक कोई बहुत बड़ी बॉडी है, या चलो कोई छोटी बॉडी है, कोई बहुत बड़ी बॉडी भी नहीं है, तो वो जो भी है बॉडी वो अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड तो बनाएगी ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, दोबारा से बताता हूँ कि एक बॉडी अपने आसपास एक ऐसा एरिया क्रिएट करती है, एक ऐसा एरिया बनाती है जिस एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करा जा सके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर होगी, ठीक है। तो अगर कोई दूसरी बॉडी इन्फिनिटी पर रखी हुई है और पहली बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इन्फिनिटी से पहली बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड तक अगर हम दूसरी बॉडी को लाते हैं, तो वो जो वर्क किया जाता है ना उसको लाने में, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या है कि हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, तो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, इसने अपने आसपास इतना एक एरिया डेवलप कर लिया जो है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट बॉडी, और ये जो अपने डॉटेड इतना जो ये एरिया दिखाया है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। एक दूसरी बॉडी है जो यहाँ पर है, सेकेंड बॉडी, ये कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है। तो यहाँ से इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? दोबारा बताऊँ कि भाई ये वैसा ही है जैसे 10th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है कि एक कोई चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है कि इन्फिनिटी से किसी एक बॉडी को एक दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। The gravitational potential energy of a body is the energy associated with it due to its position। ठीक है, energy associated with it due to its position, potential energy की definition है ना।
in the gravitational field of another body and is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the other मतलब दूसरी बॉडी। समझ गए? अगले पेज पर आइएगा भाई। ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, अगले 1 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको रीस्टार्ट होने में, आज कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए पेज नंबर 25 पर देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डेरिवेशन है। एक मिनट दीजिए भी आप।
gravitational potential energy of a body of mass and located at distance r from the center of the earth. Suppose the earth is a uniform sphere of mass capital M and radius capital R. If we want to calculate potential energy of a body of mass M located at point P such that OP is equal to small r and small r is greater than capital R, gravitational potential energy of a body of mass m at a distance located at distance r from the center of earth. From the center of earth. चलिए ये देखिएगा, अर्थ के सेंटर से और एक पॉइंट पी है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो स्मॉल आर है, और इन्होंने बोल दिया कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये जो डिस्टेंस है ना स्मॉल आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी बड़ा है। ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर, ओ से लेकर पी तक स्मॉल आर। फिर वो बोल रहे हैं सपोज एट एनी इंस्टेंट द बॉडी इज एट पॉइंट ए सच दैट ओ ए इज इक्वल टू एक्स। हमने ये कहा कि किसी एक इंस्टेंट पर बॉडी जो है वो पॉइंट ए पर है ना, जो भी बॉडी है स्मॉल एम मास मान लिया उसका, वो ए पर है, ठीक है, और ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल एक्स है, ठीक। अच्छा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी एट कैपिटल ए इज, तो कैपिटल ए पर अगर बॉडी है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन at point A,
gravitational force of attraction at point A is, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर, तो GMM अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर निकालते हैं तो पॉइंट ए तक का डिस्टेंस लिया जाएगा तो वो एक्स होगी, GMM अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया इसको। फिर हम ये कहेंगे द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस AB इज इक्वल टू DX, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे जब बॉडी यहाँ से और यहाँ तक लाई जा रही है। तो हमें ये मालूम है कि इस पॉइंट पर A पॉइंट पर बॉडी जो है अगर वो A पॉइंट पर रखी हुई है तो उसको फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर GMM अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट A से B तक लाने का फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। वही करेंगे द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस AB इज इक्वल टू DX इज DW इज इक्वल टू DW is equal to F dx। F क्या होता है GMM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू DX, GMM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू DX, ये हो गया। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया the total work done in bringing the body from infinity x is equal to infinity to the point P x is equal to r will be, बॉडी को इन्फिनिटी से और कितने डिस्टेंस, इन्फिनिटी कौन सा डिस्टेंस हो गया जो सेंटर से लेकर अर्थ के डिस्टेंसेस जितने भी हैं वो सारे सेंटर से मेजर करे जाएंगे, अर्थ के सेंटर से। तो जो इनिशियल डिस्टेंस है वो हमने कहा कि बॉडी कहाँ पर रखी हुई है इन्फिनिटी पर, यानी कि अर्थ के सेंटर से और बॉडी का डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, और हम उसको कहाँ लाना चाह रहे हैं, हम उसको पॉइंट P पर लाना चाह रहे हैं। तो यानी कि हम इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी वाली लोकेशन से R डिस्टेंस वाली लोकेशन पर लाना चाह रहे हैं। लोकेशन कैसे निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है अर्थ के सेंटर से। सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू द पॉइंट x इज इक्वल टू R। तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो शुरुआत में लिया इन्फिनिटी तक, तो x कितना हो गया इन्फिनिटी तक। फिर अर्थ के सेंटर से और पॉइंट P तक का डिस्टेंस लिया, यानी कि जो x है ये वेरिएबल है, बार बार वेरी कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू R। तो वो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जैसे इंटीग्रेशन करा जाता है dx का तो x आ जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे dw का तो w आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, अब dw की वैल्यू लिखिएगा g m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू DX। ठीक है, तो d के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, d के साथ x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x वेरिएबल है। तो x में हमें कहाँ से कहाँ तक आना है, इन्फिनिटी से लेकर और r तक आना है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, और फाइनली हम कहाँ तक आना चाह रहे हैं, r तक आना चाह रहे हैं, यानी कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r तक आना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है, और ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ये हो गया x की पावर -2 और dx, तो ये हमारा आ रहा है w। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है ना, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा इन्फिनिटी से r। ठीक है, अब GMM
एक्स की पावर -1 अपॉन -1, इन्फिनिटी से इस -1 को निकालो बाहर, तो ये हो जाएगा -gmn और x की पावर -1 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, -gmn 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है, हमको मालूम है कि अगर 0 का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि 1 अपॉन 0 तो होता है इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है। ये हो गया 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, ये हो गया w इज इक्वल टू -gmn अपॉन r, ठीक है जी, ये आ गया। दिस वर्क डन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द बॉडी ऑफ मास m लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो क्या होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर भी हमने करा था, तो जहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आता था वहाँ हम वर्क डन ही निकालते थे, और जो वर्क डन होता था उसी को हम फाइनली बोल देते थे कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉडी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम स्मॉल यू बनाते हैं, साइज उसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बताएं यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि बॉडी भले ही ऊपर जाना चाहे, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको वापस नीचे की तरफ खींचती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स है, तो इस वजह से उस पर नेगेटिव साइन ही आ गया। सेकंड देखिए, एज द डिस्टेंस r इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज इट बिकम्स जीरो, दैट इज मैक्सिमम। जैसे जैसे डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंस r, एज द डिस्टेंस r इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज इट बिकम्स जीरो, दैट इज मैक्सिमम। r के बढ़ने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये देखिएगा ऐसा है कि जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा, तो इन्होंने क्या बोला है कि जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा, ये जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम कब हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज इट बिकम्स जीरो। देखिए, स्मॉल r का बढ़ने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस का बढ़ना, और जब डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो वैसे तो हमको पता है कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये वाली जो वैल्यू है ये घटती है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो घट रहा है वही बढ़ रहा है, समझ गए, ये वो चीज़ है। और इसीलिए इन्होंने बोला कि ये मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि हम ये कहेंगे कि अगर वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है तो ये नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव का मैक्सिमम कब हो सकता है, नेगेटिव का मिनिमम तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। बढ़ाते जाओ तो मैक्सिमम क्या वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव में, जीरो। तो वही इन्होंने बोला है कि इट बिकम्स जीरो, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड देखिए, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस r1, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस r1 टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस r2, जैसे हमने बॉडी को मूव कराया था यहाँ पर, कहाँ से, इन्फिनिटी से और r तक हमने मूव कराया था। अब वो कह रहे हैं कि अगर बॉडी है जिसका मास m है, उसको r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस तक मूव कराया जाता है, तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी डेल्टा यू इंटीग्रेशन वही gmm अपॉन x स्क्वायर dx, और कहाँ से कहाँ तक पोजीशन चेंज हो रही है, x इज इक्वल टू r1 से x इज इक्वल टू r2, ये पोजीशन चेंज हो रही है।
अब यहाँ से GNM ले लीजिए कॉमन, ठीक है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ये हो जाएगा R1 से R2 x की पावर -2 dx x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 R1 से R2 ये हो गया। तो ये हो गया GMM और ये -2 + 1, ये माइनस तो बाहर आ गया और ये x की पावर -1, x की पावर -1 क्या बन जाएगा 1/x। लोअर लिमिट क्या है R1 और अपर लिमिट क्या है R2 -GMM और ब्रैकेट में 1/R2 -1/R1 1/R2 -1/R1। अब क्या है कि नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा 1/R1 -1/R2, ठीक है। तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से हो गया डेल्टा U, ठीक। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। फिर है if R1 is greater than R2 then delta U will be negative. So when a body is brought closer to the earth its gravitational potential energy decreases. जितना उसको नज़दीक लाते हैं वो कह रहे हैं कि if R1 is greater than R2 तो जब R1 बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू R1 R2 से बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया नहीं, ये फ्रैक्शन छोटा होगा। R1 R2 से बड़ा है तो जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा 1/R1 विल बी लेस देन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जब ये हमारे पास इधर आ गया जी रहेगी ना 1/R2 इज ग्रेटर देन, ये इधर आ जाएगा 1/R2 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो R1 यानी कि अगर बॉडी यहाँ पर है और उसको यहाँ ला रहे हैं मतलब नज़दीक ला रहे हैं अर्थ की तरफ, तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, घट रहा है, कम हो रहा है। नेगेटिव तो पहले पॉजिटिव था फिर आपका नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब किसी भी बॉडी को नज़दीक लाया जाता है अर्थ के तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो घटती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ़ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R टू अ पॉइंट एट हाइट h, टू अ पॉइंट एट हाइट h, then the change in gravitational potential energy will be, तो change in gravitational potential energy ये आपका फोर्थ केस है। इसमें देखिएगा डेल्टा U इज इक्वल टू GMM, यही रिलेशन अर्थ की सरफेस से उसको लेकर जाया जाता है एक हाइट h तक, यानी कि r+x तक ले जाते हैं उसको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में से r कॉमन लेना चाह रहे हैं, उसमें से r कैसे आएगा कॉमन, इधर भी r मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी r मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करा जा सकता है, इस वाली टर्म में कर दिया, ऊपर भी r मल्टीप्लाई नीचे भी r मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मैं r डिनोमिनेटर में से कॉमन लेना चाहता हूँ। डिनोमिनेटर में से r कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 1 माइनस कैपिटल R अपॉन r+h, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से r इसमें से निकाल लेंगे कॉमन,
1 माइनस वन प्लस एच अपॉन आर से आर कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस एच अपॉन आर को क्या बोल देंगे, वन प्लस एच अपॉन आर की पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या करता है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है, नेगेटिव पावर होती है तो वो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है सेकंड टर्म में। तो ये है जी एम एम 1 माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -1 है और ये माइनस एच अपॉन आर हो जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का एच अपॉन आर, ये कट गया। तो ये हमारे पास बन गया जी एम एम अपॉन आर इंटू एच अपॉन आर, तो जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम एच अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, बट जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, जी एम एच यानी कि एम जी एच वही जो हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम करते हैं, ये वो चीज़, ठीक है। चलिए जी, बस इतना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और अब से ना मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल फिजिक्स की रेगुलर क्लास तो नहीं है, ठीक है, मैसेज चेक कर लेना, 9 बजे के करीब आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। गुड इवनिंग।